हेलो स्टूडेंट्स, आज इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल मूवमेंट जो कि 1919 से लेके 1934 तक हमारा चला था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे एक नेशनल मूवमेंट जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में चल रहा था। तो इसमें ब्रिटिश लोग पहले से बड़े परेशान थे, हम लोग ऊपर से और प्रेशर डाल रहे थे। ठीक है, प्रेशर डालना अभी उस तरीके से स्टार्ट ही नहीं किए थे जो कि अब हम लोग करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास एक नेशनल लीडर आ गए थे जो कि थे गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल्स में हम लोग देखें, सबसे पहले उनका अर्ली लाइफ वगैरह, कहाँ पे वो रहते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे, ये सब। तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पापा का नाम करमचंद गांधी इनके अपने नाम में छुपा हुआ है। दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी। खैर इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे। बर्थ इनका 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ पे हुआ, तो पोरबंदर गुजरात सबको पता है, लेकिन कौन से गांव में, तो काठियावाड़ गांव में इनका जो वो बर्थ हुआ था। इनकी मदर का नाम पुतलीबाई था और वो उनके फादर की 4th वाइफ थी, यानी कि करमचंद गांधी की 4th वाइफ थी। ठीक है, चलो आगे ये चीज़ देखते हैं। पॉलिटिकल गुरु इनके कौन थे, तो पॉलिटिकल गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब ये गए थे हमारे साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे ये बाई प्रोफेशन लॉयर थे, तो साउथ अफ्रीका में लॉ का प्रैक्टिस करते थे। 1914 में साउथ अफ्रीका से वो निकले और निकल के इंडिया आ गए। तो इंडिया में वो जनवरी महीना में 1915 में वो पहुँचे थे, और आते के साथ वो पॉलिटिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1915 में यहाँ पे आए, उनका मुलाकात हुआ गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बोला कि अभी तुम नए नए इंडिया में आए हो, अभी थोड़ा सा देख लो इंडिया का कंडीशन वगैरह कैसा है, उसके बाद तुम पार्टिसिपेट करना। तो 2 साल वो पूरा इंडिया इधर उधर घूमे, सारा कंडीशन वगैरह देखे। उसके बाद 1917 से उन्होंने एक्टिवली जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया और जो भी अपना पॉलिटिकल कैंपेन से वो चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगला इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। डेथ इनका हुआ था 30 जनवरी 1948, जिस साल हम लोग आज़ाद हुए उसके 1 साल बाद ही। और नेचुरल डेथ नहीं था, सबको पता है, नाथूराम गॉडसे ने उनको गोली मार दिया था। मरते टाइम लास्ट वर्ड उनका था हे राम। वाइफ का नाम उनका था कस्तूरबा गांधी। अब आगे कुछ और चीज़ें अगर देखें तो उनको कुछ कुछ टाइटल्स दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा का टाइटल दिया था, जो हम लोग महात्मा गांधी बोलते हैं, तो ये महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। और बदले में महात्मा गांधी ने उनको जो है ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया था गुरुदेव। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता है, किसने कहा था, गांधी जी ने बोला था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को नाम जो दिया था वो महात्मा का टाइटल दिया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एक ट्राइबल ग्रुप है जिनको कबीलाज बोला जाता है, उन्होंने उनको मलंग बाबा और नंगा फ़कीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने उनको हाफ नेकेड फ़कीर बोला था, आधा नंगा बाबा, और इंडियन फ़कीर भी कहा था, ट्रेटर फ़कीर। ट्रेटर मतलब धोखेबाज। अब उनको धोखेबाज क्यों बोला जा रहा है ये हम लोग आगे देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने उनको राष्ट्रपिता कहा था। तो ये सभी टाइटल है जो कि कौन कौन से पर्सन ने दिया है था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं। इनके 4 बेटे थे। ठीक है, बेटों का नाम कहीं पे दिया हुआ नहीं रहता क्योंकि चारों बेटे नालायक, ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया ही नहीं कि नाम बन सके। 4 बेटे कौन कौन है, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, उनमें से देवदास जो इधर उधर अल्कोहल पी के पड़े रहते थे, तो कुछ वैसा ज़िंदगी में काम किया नहीं है। अब आगे ये बात करते हैं कि गांधी जी जो है वो अपने उनके एक साथी थे, बड़े ही वफादार साथी, उनका नाम था जमनालाल बजाज। तो गांधी जी जमनालाल बजाज को अपना 5th सन मानते थे। भाई प्रोफेशन लॉयर थे, लॉ का पढ़ाई वगैरह किया था। तो बचपन में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो इंडिया में ही उन्होंने किया। कंप्लीट करने के बाद उस टाइम में एक वेव चलता है, अभी का वेव क्या चीज़ है कि सबसे पहले इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद MBA करेंगे, उसके बाद स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप नहीं चला तो यूट्यूब चैनल खोल लेंगे। तो ये हमारा चलता है अभी वाला जो ट्रेंड है। उस टाइम में भी ट्रेंड था कि बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सीधे चले जाएंगे हम लोग इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जाके लॉ का पढ़ाई करेंगे। सब लोग जाके वो लॉयर बनने चले जाते थे वहाँ पे। तो गांधी जी भी भाई प्रोफेशन एक लॉयर ही थे। इंग्लैंड में गए, लॉ का डिग्री वगैरह हासिल किया। पढ़ाई में बड़े ही कमज़ोर थे, घिस पीट के कैसे भी करके पास वास किया था। डिग्री लेके वो आए थे इंडिया। इंडिया में गए, प्रैक्टिस किया अलग अलग जगहों पे। पहले मुंबई में गए, मुंबई में जाके प्रैक्टिस किया, फिर राजकोट में गए, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस किया। लेकिन
उनका वकालत उतने अच्छे से चलता नहीं था। पढ़े लिखे तो उतने अच्छे से पास किए नहीं थे, लॉज वगैरह उतना पढ़ा नहीं था। अब बस यहाँ पे चले गए थे जज के सामने में केस लड़ने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब मुंबई में जज के सामने केस लड़ने गए थे, उनका पैर थर थर काँपने लग गया था। ठीक है, चलो ये सब कुछ कुछ उनके बचपन का बात हो गया। अब अगला हम लोग देखते हैं, इंडिया में उनका वकालत चल नहीं रहा था। उस टाइम में उनके पास एक रिक्वेस्ट आया दादा अब्दुल्ला नाम के पर्सन से। दादा अब्दुल्ला ने ये एक बिजनेसमैन थे साउथ अफ्रीका में, उनको बुलवाया साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो वो गए थे, वो अपने ऐसे अपने मन से नहीं गए थे, उनको किसी ने रिक्वेस्ट किया था। तो वही दादा अब्दुल्ला के कहने पे वो गए साउथ अफ्रीका, वहाँ पे केस वगैरह लड़ा। और साउथ अफ्रीका में लॉयर का बड़ा कमी था, तो आंधा में काना राजा बन गए थे। कोई था नहीं उसमें से एक जो थोड़ा पढ़ा लिखा आया था, तो जिसकी वजह से जितना भी केसेस लड़ते थे, किसी किसी में हारते थे, किसी किसी में जीत भी जाते थे। तो गए वहाँ पे, उनका लॉ का जो डिग्री था वो काम कर रहा था वहाँ पे, अब अच्छे लॉयर वगैरह बन गए थे। तो लगभग 22 साल 1893 से 1914 वहीं पे वो साउथ अफ्रीका में ही रहे थे। लगभग 22 ईयर्स तक वो साउथ अफ्रीका में रहे और वहाँ पे लॉ की प्रैक्टिस करते थे। ये हम लोग देख सकते हैं, ये है हमारे गांधी जी, और उनके साथ साथ ये सभी उनके कुछ कुछ कोलीग्स हैं जो कि उनके साथ में काम करते थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में उनको बड़ा ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। जैसे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश का ही कब्ज़ा था। बहुत तरीके का ह्यूमिलेशन होता था इंडियन के साथ, इंडियन को पसंद नहीं किया जाता था। एक बार ऐसा था कि वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन फिर भी उनको टीटी ने ट्रेन से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो एक इंडियन थे। तो टिकट होने के बावजूद उनको ट्रेन से निकाल दिया गया क्योंकि वो इंडियन थे, तो उनको बड़ा ख़राब लगा। तो उन्होंने वहाँ पे अपना सत्याग्रह वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो पूरे सबसे पहली बार सत्याग्रह उन्होंने वहीं पे स्टार्ट किया था। उसके बाद सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक वहीं पे किया था। जेल भी गए थे पहली बार वहीं पे। तो 3 बार वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जब थे तो 3 बार जेल में गए थे। आगे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे बहुत उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई वगैरह लड़ा, कुछ लड़ाई जीत वीत भी गए थे। तो उनका वो जीतने वाला जो वर्ड है, खुशी है, वो इंडिया तक हमारा पहुँचा था। इंडिया में लोग जान गए थे कि एक इंसान है जो कि साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा है। तो इंडिया में ये खबर फैल चुका था। अगला 1914 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया। छोड़ते टाइम उनको केसरे हिंद नाम का टाइटल दिया गया था वहाँ से, केसरे हिंद, जो कि उन्होंने जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद इस टाइटल को लौटा दिया था। जैसे हमारे यहाँ के अभी के प्लेयर्स वगैरह क्या करते हैं, उनको पद्मश्री दिया हुआ रहता है, भारत रत्न दिया हुआ रहता है, तो वो लौटा देते हैं कभी कभार। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो गया था। तो इनका जो केसरे हिंद का टाइटल था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद उन्होंने रिटर्न कर दिया था। ठीक है, तो 1914 में साउथ अफ्रीका उन्होंने छोड़ा। छोड़ने के बाद 9 जनवरी 1915 को वो जो है वो इंडिया रिटर्न कर गए। तो इस डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं NRI डे। ठीक है, इंडिया रिटर्न करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तब तक गांधी जी के बहुत सारे फॉलोअर्स हो चुके थे क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत नाम वाम कमाया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को बोला कि आप जो है हमारा थोड़ा अभी हेल्प कर दीजिए वर्ल्ड वॉर 1 में, हम लोग फंसे हुए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद आपका जो भी डिमांड है फ्रीडम वगैरह का, वो फुलफ़िल कर दिया जाएगा। तो गांधी जी हमारे भोले वाले इंसान, उन्होंने जो है वो मान लिया और पूरा एक्टिवली जो है इंडियन सोल्जर्स रिक्रूट करने लगे वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए। तो ठीक है, इंडियन सोल्जर भी गांधी जी को बड़े रेस्पेक्ट करते थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करके इंडियन सोल्जर्स ने लड़ाई वगैरह लड़ा। तो गांधी जी ने बहुत हेल्प किया ब्रिटिश आर्मी का। अब यहाँ पे 1917 में गांधी जी को एक पर्सन मिले। पर्सन का नाम था राजकुमार शुक्ला। वो एक बाई प्रोफेशन इंडिगो फार्मर थे, किसान थे, इंडिगो का खेती करते हैं। और इंडिगो क्या होता है, नील, 4 बूंदों वाला जो उजाला है कपड़े में डालते हैं, वही वाला है। अभी तो हम लोग वो सिंथेटिक इंडिगो का यूज़ करते हैं, सिंथेटिक नील का यूज़ करते हैं, मतलब फैक्ट्री से बनता है। पहले एक फूल से बनता था, फूल का नाम था इंडिगो फ्लावर, उसी फूल से ये कलर निकाला जाता था। तो इंडिगो फ्लावर का जहाँ पे भी खेती होता था वहाँ पे ज़मीन जो है वो बंजर बन जाता, उसका फर्टिलिटी पूरा रिड्यूस हो जाता था। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जब इंडिगो का खेती होता था तो बाकी जगह पे उतना खेती हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे
इंडियन का जो इंडिगो है वो अलग अलग कंट्री में बिक रहा था, इंडियन के पास पैसा आ रहा था, इंडियन के जो इंडिगो फार्मर थे उनके पास भी पैसा आ रहा था, भले इनका खेत बंजर हो रहा था लेकिन फिर भी पैसा तो कमा रहे थे। लेकिन एक टाइम आया जब जर्मनी ने अपना सिंथेटिक इंडिगो बना लिया, यानी कि फैक्ट्री में वो कलर डेवलप कर लिया, तो अब हमारा इंडियन इंडिगो कोई ख़रीद नहीं रहा था। ये लोग सस्ते दाम में जर्मनी वाले इंडिगो को मार्केट में बेच रहे थे। तो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया, जो इंडियन इंडिगो का जो रेट है उसको डिक्रीज़ कर दिया। तो रेट डिक्रीज़ करने से फार्मर लोग को कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था, ऊपर से उनका जो खेत है वो भी बंजर बन जा रहा था। तो बड़े परेशान थे किसान लोग। तो किसान लोग गए गांधी जी के पास, क्योंकि उन्होंने नाम सुन रखा था कि ये गांधी जी जो है वो एक साउथ अफ्रीका से आए हैं और अंग्रेज़ों का नाक में दम करके रखे हैं। तो ये राजकुमार शुक्ला गए गांधी जी के पास, उनको बोला कि आप आइए चंपारण, ये इंसिडेंट चंपारण का ही है जो कि बिहार में पड़ता है। अब चंपारण आइए बिहार में, और यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेटर्स का अब कंडीशन देखिए किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो गांधी जी गए, उनका कंडीशन वगैरह देखा, तो गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि ये किसान को थोड़ा पैसा वैसा दे दिया जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि गांधी जी ने पहले यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का बहुत हेल्प किया था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह का रिक्रूटमेंट गांधी जी के थ्रू ही हुआ था। तो इसके वजह से जो है वो ब्रिटिश आर्मी जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो गांधी जी का ये वाला बात, चंपारण वाला बात मान लिया था। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि इंडिया आते के साथ साथ गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह किया और जीत भी गए, मतलब ये कुछ पावरफुल लीडर है, पावरफुल पर्सन है। अब अगला इन्होंने और भी बहुत सारा सत्याग्रह किया था इंडिया आने के बाद में। तो कुछ सत्याग्रह जैसे यहाँ पे है हमारा 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था। अब ये रॉलेट एक्ट क्या चीज़ था हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी ये रॉलेट एक्ट, रॉलेट बिल इंडियन लोगों के लिए नहीं बनाया गया, तो उनके अगेंस्ट में काम कर रहा था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह करके इस रॉलेट एक्ट को रुकवाया था, बंद करवाने का कोशिश किया था। आगे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब साथ देना, नॉन कोऑपरेशन का मतलब साथ नहीं देना। तो 1920 में ब्रिटिश का साथ देना हम लोगों ने छोड़ दिया। उनका बनाया हुआ कोई भी कपड़ा नहीं यूज़ करते थे। उनका बनाया हुआ जो स्कूल था, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, ऑफिसेस, किसी में भी कोई भी इंडियन पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों के ऊपर में प्रेशर पड़ने लग गया। कपड़ा उनका बिक नहीं रहा है, उनके ऑफिस में कोई जा नहीं रहा है, पैसा उनके पास आ नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली बिना पैसा कोई सर्वाइव कर नहीं सकता, तो उनको इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ता है। यही मोटिव लेके गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इंडिया में स्टार्ट किया था। तो ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट ने भी ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट, खिलाफत मूवमेंट क्या है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बड़ा सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था जिसकी वजह से गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करवा दिया था। इंसिडेंट था चौरी चौरा इंसिडेंट। तो यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट कर रहे थे गांधी जी, तो उन्होंने बोला था जो भी करेंगे लेकिन वायलेंट नहीं होंगे, मारपीट पे नहीं उतरेंगे, पूरा इंडिया में शांति से एकदम नॉन वायलेंट तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। लेकिन चौरी चौरा नाम का एक गांव है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, वहाँ पे कुछ वायलेंस का इंसिडेंट हो गया था जिसको डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो जिसकी वजह से गांधी जी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने लास्ट में बोला कि हम जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम में उन्होंने बंद करवाया जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरा लगभग सक्सेसफुल हो गया था। 2-3 महीना और अगर चलता तो उसी टाइम में ब्रिटिश जो आर्मी है, जो भी ऑफिसर्स है, वो इंडिया छोड़ के चले जाते, हमें तभी इंडिपेंडेंस मिल गया रहता। लेकिन गांधी जी के ज़िद की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसी टाइम में बंद करवा दिया गया था। जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, गांधी जी को 10 मार्च 1922 को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट 6 साल के लिए जेल में भर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लगभग सक्सेसफुल हो ही गया था। कुछ और महीना चलता तो हमें यहाँ से निकल के जाना पड़ता, अपने इंग्लैंड वापस चले जाना पड़ता। तो गांधी जी को अगर खुला छोड़ कर रखेंगे, फिर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करवा देंगे, फिर हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसलिए जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हुआ, उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया 6 साल के लिए। हालांकि वो 6 साल तक जेल में रहे नहीं थे, 2 ही साल में उनका तबीयत बिगड़ने लगा था, उनको जेल से रिलीज़ कर दिया गया था। आगे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलवाया था 1930 में। 12 मार्च 1930 को
डांडी मार्च किया था। अब ये डांडी मार्च क्या चीज़ है, पहले सॉल्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था। अब लोग नमक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वो सॉल्ट टैक्स बड़ा बेकार का टैक्स था। फ्री का नमक आता था समुंदर का पानी से, फिर भी उसके ऊपर में बहुत हाई टैक्स लगा दिया गया था। तो लोग जो है सॉल्ट परचेज़ नहीं कर पा रहे थे। बिना सॉल्ट का सर्वाइव कर पाना बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो गांधी जी ने ये सॉल्ट टैक्स को तोड़ने के लिए अपना साबरमती आश्रम से डांडी, जो कि समुंदर के किनारे में गुजरात में ही पड़ता है, वहाँ तक पैदल वो मार्च करते हुए गए और जाके एक मुट्ठी नमक अपना पॉकेट में भर के वापस ले आए, बिना कोई टैक्स दिए, बिना कोई पैसा दिए। इसका मतलब है उन्होंने एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ रूल को ब्रेक कर दिया था। तो यही चीज़ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गवर्नमेंट का बात नहीं मानेंगे। आगे मार्च 1931 में इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, और गांधी इरविन पैक्ट के अंदर में इन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, इसको बंद करवा दिया गया था। फिर वो गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि बिल्कुल बेकार था। उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं जो कि गांधी जी के फेवर में हो, तो उन्होंने वहाँ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के वो वापस आने लग गए थे। तो जब वो छोड़ के, बीच में ही छोड़ के वापस आ रहे थे, उसी टाइम में विंस्टन चर्चिल ने उनको बोला था ट्रेटर फ़कीर, धोखेबाज फ़कीर, जो कि अपना देश को छोड़ के वहाँ से भाग के निकल रहा है। तो ऐसा उन्होंने जो है वो विंस्टन चर्चिल ने इसीलिए उनको ट्रेटर फ़कीर का नाम दिया था। आगे देखते हैं। 20 सितंबर 1931 में गांधी जी ने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दिया था। ऐसा बहुत सारा भूख हड़ताल वगैरह वो करते ही रहते थे, तो ये सब कुछ डेट है जिसको याद रखना है। और पूना पैक्ट साइन होने के बाद उन्होंने उस भूख हड़ताल को जो है वो ख़त्म कर दिया था। अब कुछ और भी इवेंट्स थे। 1940 में उन्होंने अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। क्रिप्स मिशन जो था वो फेल किया था, जिसके वजह से उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेज़ों को इंडिया से निकालने का बात किया जा रहा था, प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा था। तो उसी टाइम में इंडिया में बहुत सारा राइट्स वगैरह भी, दंगा फसाद फैलने लग गया था। अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इस चैप्टर का। अब हम लोग इस चैप्टर का जो मेन जिस्ट है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं गांधीयन मेथड, कौन सा प्रोसेस फॉलो करते थे ये गांधी जी। तो वो पहला इनका सत्याग्रह का प्रोसेस था। सत्याग्रह में क्या चीज़ था, वो अपने जो दुश्मन हैं, जो उनके साथ गलत कर रहे हैं, वो चाहते थे कि उनको अपना मिस्टेक रियलाइज़ हो, और रियलाइज़ होने के बाद वो जो है, जो भी गांधी जी का डिमांड है उसको फुलफ़िल कर ले। तो जिसके लिए वो ऐसा करते थे कि भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे। उनके साथ कुछ अगर गलत होता था, खाना नहीं खाते थे, तो सामने वाला जो उनको अल्टीमेटली ऐसा रियलाइज़ होने लगता था कि एक इंसान मेरे लिए भूखे प्यासे बैठा हुआ है, यानी कि हम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं, और वो गांधी जी का बात को मान लेते थे कि तो ये चीज़ था सत्याग्रह। अगला नॉन वायलेंस, जो भी करेंगे हथियार नहीं उठाएंगे, एकदम शांति से करेंगे। तो ये नॉन वायलेंस का प्रोसेस गांधी जी फॉलो करते थे। स्वदेशी मतलब अपना कंट्री का बनाया हुआ सामान यूज़ करेंगे, दूसरा जो ब्रिटिश का जो बनाया हुआ कपड़ा वगैरह या कोई भी सामान है उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो ये स्वदेशी वाला मेथड अपनाते थे। फिर लास्ट था सोशल जस्टिस, सबको इक्वालिटी का दर्जा देते थे गांधी जी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो। तो एक सेक्शन था हमारे सोसाइटी का जो लोअर सेक्शन था, जिसको अनटचेबल्स बोला जाता था। तो कोई उनको छूता वगैरह नहीं था, उनके साथ कोई बात नहीं करता था। तो गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को रोकने में बहुत हेल्प किया। अनटचेबल्स को गांधी जी हरिजन बोलते थे। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बेटे। अब भगवान के बेटे तो उनको अछूत कहने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो ये चीज़, इन सभी चीज़ों में गांधी जी ने बड़ा एफर्ट लगाया था। आगे हम लोग देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का मेन रीज़न क्या चीज़ था। तो यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगस्त महीना में प्रेशर में आने के वजह से जो सेक्रेटरी जनरल थे उस टाइम के, मॉन्टेग, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब आगे आने वाले समय में कुछ अधिकार जो है वो इंडियन लोगों को दिया जाएगा, यानी कि उनको ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि अगस्त मंथ में डिक्लेयर किया था, इसलिए उस चीज़ को अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता था।
तो ये चीज़ उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था। लेकिन खाली मुंह से बोलने से नहीं होता है, कहीं पे लिख के साइन वगैरह करवाना पड़ता है। तो लिख के जब साइन वगैरह करके उसको पास करवा दिया गया तब वो बन गया हमारा एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यही लिखा हुआ था कि इंडियन लोगों को अब जो है वो अपना नियम कानून बनाने का परमिशन दिया जा रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हर चीज़ में इंटरफेयर करने लग जाती थी, बात बात पे रोक टोक करती थी, मतलब पूरी तरीके से ऑटोनोमस स्टेटस हमें नहीं मिला था। तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज ए फेलियर। यहाँ पे नाम के लिए हमें खाली फ्रीडम दिया गया है, लेकिन असली में वो फ्रीडम कोई काम का ही नहीं था। अब आगे एक और इवेंट हुआ था, रॉलेट एक्ट, जो कि सीडिशन एक कमेटी बनाया गया था और इस कमेटी को हेड कर रहे थे जस्टिस, उस टाइम के रॉलेट थे, जो जस्टिस रॉलेट इस कमेटी को हेड कर रहे थे। इन्होंने 2 बिल पास किया और वो उन 2 बिल को ब्लैक बिल बोला जाता है। जब ये बिल पास हो गया तब वो एक्ट बन गया, तो इस एक्ट को रॉलेट एक्ट कहते हैं। रॉलेट एक्ट में ये लिखा हुआ था कि पुलिस कहीं पे भी घुस के सर्च कर सकती है बिना किसी वारंट के, किसी को भी अरेस्ट कर सकती है जस्ट ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रेटरशिप। जैसे कोई ट्रेटर जैसा बिहेव कर रहा है या फिर कोई भी फालतू का रीज़न दे के जो है वो इंडियन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। मतलब तुम्हारा शक्ल पसंद नहीं आ रहा, चलो तुमको जेल में भर देते हैं। तो ये वाला चीज़ था रॉलेट एक्ट में लिखा हुआ था और यही है हमारे वो जस्टिस रॉलेट जिन्होंने इस एक्ट को पास करवाया था। तो बड़ा ही ख़राब एक्ट था, इस चीज़ का प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में चल रहा था और यहीं पे स्टोरी ख़त्म नहीं होता। एक्ट तो पास हो गया, रॉलेट एक्ट लगा के जिसको भी अरेस्ट किया जाता था उसका जो ट्रायल होता था, यानी कि कोर्ट में जो पेशी होता था, उस कोर्ट में किसी पब्लिक का आना अलाउड नहीं था, कोई प्रेस वाले का आना अलाउड नहीं था, यानी कि अलग से कॉर्नर में ले जाके जजमेंट दे दिया जाता था। अगर जजमेंट से आप खुश नहीं हो, आप अपील भी नहीं कर सकते। हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, जैसे हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। अगर रॉलेट एक्ट लगा के आपको अरेस्ट किया गया है, आपको जो भी जजमेंट दिया गया है उससे आप खुश नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपील नहीं कर सकते, उस जजमेंट को मानना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को लोगों ने नाम दिया नो दलील, नो वकील, नो अपील, यानी कि कोई वारंट नहीं दिया जाता था, कोई वकील आपके साथ नहीं खड़ा होता था, आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको अगर रॉलेट एक्ट लगा के अंदर किया गया है तो बाहर आने का चांसेस ना के बराबर था। तो ये बड़ा ख़राब एक्ट था। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये मॉडरेट को बिलोंग करते थे। मॉडरेट लोग 3 P's में काम करते थे, प्रेयर, पिटिशन, प्रोसेशन। प्रेयर स्टार्ट कर दिया हाथ जोड़ के ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने में कि ये गलत एक्ट है, इसको रोकना चाहिए। पब्लिक मीटिंग करवाना स्टार्ट कर दिया, हड़ताल ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने। लेकिन जो भी वो कर रहे थे उन्होंने बोला था कि नॉन वायलेंस तरीके से इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पे फिर भी वायलेंस स्टार्ट हो ही गया था, जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली के लोग ऐसे गर्म खून वाले होते हैं। पंजाब तो दिल्ली के दादाजी हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग जो ऐसे ही गर्म खून वाले होते हैं, तो पूरे वायलेंट हो गए थे। गुजरात में भी वायलेंस फैलने लग गया था, ठीक है। जब अब आगे हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हड़ताल वगैरह गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया। 6 अप्रैल को हड़ताल अमृतसर तक पहुंचा, जो कि पंजाब में है। 10 अप्रैल को उसी हड़ताल में 2 लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये आराम से बिल्कुल अनआर्म्ड होके, कोई भी हथियार वगैरह नहीं था, बैठ के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। रॉलेट एक्ट ला के इन दोनों को जेल में भर दिया गया, ठीक है। तो जब इनको जेल में भर दिया गया तो इनके जो फॉलोअर्स थे बड़े नाराज़ हो गए। तो इनके फॉलोअर्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है शांति से एक जगह पे एकजुट होंगे और हमारा जो नेता को अरेस्ट किया गया है उससे रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे, अपना मीटिंग वगैरह करेंगे। तो 13 अप्रैल 1919 को उन्होंने अमृतसर में एक गार्डन है जलियांवाला बाग, यहाँ पे यही वाला गार्डन है जलियांवाला बाग, तो यहाँ पे बैठ के उन्होंने मीटिंग करने का सोचा। ये जलियांवाला बाग इस तरीके से बना हुआ था कि इसके चारों तरफ बड़ा बड़ा दीवार था। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा दीवार वगैरह बना हुआ था, इधर भी दीवार था, इधर भी दीवार था। एक छोटा सा एंट्रेंस था इस साइड में, बस इधर ही से अंदर हम लोग जा सकते थे। बाकी चारों तरफ जो है वो बहुत ऊंचे ऊंचे वॉल्स जो है वो लगे हुए थे। इस गार्डन में, क्योंकि गार्डन है, फूल पत्ती होंगे, पानी देना होगा, एक कुआं भी इसमें बना हुआ था इस गार्डन के अंदर में, ठीक है। लोग यहाँ पे आराम से बैठ के शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। इतने ही में उस टाइम में एक नए रिक्रूट हुए थे पंजाब में, जिनका नाम था जनरल डायर। तो जनरल डायर आए पंजाब में
आने के बाद जो है वो ठीक है, जनरल डायर पंजाब में आए। आने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पे अमृतसर में जलियांवाला बाग में इस तरीके से मीटिंग वगैरह किया जा रहा है, तो चुपचाप यहाँ पे जलियांवाला बाग का जो एंट्री है वहाँ पे घुसे, अपना आर्मी वालों को यहाँ पे खड़ा किया। कोई वार्निंग वगैरह कुछ नहीं दिया कि भागो यहाँ से, हटो, कुछ वार्निंग नहीं दिया। यहाँ के लोग देख रहे थे कि ऐसे पीछे में पुलिस वाले खड़े हो रहे, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तभी जनरल डायर ने अचानक से बोला कि गोली चलाओ, सबको मारना स्टार्ट कर दो। तो ना इनको कोई वार्निंग मिला ना कुछ, अचानक से गोली वगैरह चलना स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारे लोग यहीं पे मर गए, कुछ लोग जान बचाने के लिए कुआं में कूद गए थे, कुआं में डूब के मर गए। तो बहुत यहाँ पे ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। और इस प्रोटेस्ट में सब शांति से, सभी कम्युनिटी के लोग आए हुए थे, उसमें विमेन थी, मेन थे, बच्चे भी थे, सभी लोग आके यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। एक तरीके से बच्चे लोगों के लिए क्या था, एक मेला जैसा लगा हुआ था, गार्डन था, अब यहाँ पे पापा मम्मी बैठ के भाषण सुन रहे हैं, तो बच्चा लोग इधर खेल कूद कर रहा है, तो वैसा एक सिनेरियो था। तो उसी में बीच में जनरल डायर आके गोली चलवा के सबको इन्होंने मरवाना स्टार्ट कर दिया। तो बाद में ऑफिशियल फिगर निकाला गया कि कितने लोगों का डेथ हुआ। तो ऑफिशियल फिगर था 400 लोग मरे, 200 लोग घायल हुए, लेकिन एक्चुअल जो फिगर था वो बिल्कुल अलग था। 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मर गए थे, जिसमें बच्चे बूढ़े सभी लोग थे। अच्छा, इसी में एक इंसान थे, उनका नाम था सरदार उधम सिंह। ठीक है, तो सरदार उधम सिंह उस दिन इसी जलियांवाला बाग इंसिडेंट के दिन यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इनको किसी ने पानी लाने के लिए भेजा था। तो निकल के गए थे पानी लाने के लिए। जब तक पानी लेके वापस आए तब तक यहाँ का ये जो पूरा सिनेरियो था बिल्कुल पलट ही गया था। जनरल डायर आके सबको मरवा के वापस चले गए थे। तो सरदार उधम सिंह ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि एक न एक दिन इस जनरल डायर को जो है वो मारेंगे। तो उन्होंने, जिस डेट को ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, इसके 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड जाके इनको जो है वो गोली मार दिया था। ठीक है, तो इसका कहानी पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। तो जब जनरल डायर ने इतने सारे लोगों को मरवा दिया तो उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जज ने उनको पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि पंजाब में अपना खौफ बनाने के लिए जो है इतना ये वाला इंसिडेंट जो है वो मैंने किया है। तो यहाँ पे एक तो ये अंग्रेज़ ऑफिसर, ये भी अंग्रेज़, तो दोनों भाई भाई है, लेकिन ये जो है वो जनरल डायर को ऐसे क्लीन चिट दे के छोड़ नहीं सकते थे। इनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था, इंडियन लोग इनके ऊपर बहुत प्रेशर बना रहे थे। तो इन्होंने जनरल डायर को जो है वो नौकरी से निकाल दिया। लोगों को खाली दिखाने के लिए इनको खाली जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन जब ये इंग्लैंड वापस पहुँचे तो उनका बहुत ग्रैंड तरीके से जो है वो स्वागत किया गया था इंग्लैंड में। ऐसा पूरा रेड कारपेट बिछाया गया, पूरा पैसा वैसा मेडल के साथ पूरा स्वागत किया गया। ठीक है, तो अच्छा ध्यान इधर दो, इधर कहाँ लाल परी को देख रहे हो, इसको हटाओ। यहाँ पे जो है पूरा रेड कारपेट बिछाया था, इनको जो है वो ग्रैंड तरीके से स्वागत किया गया था। तो इंग्लैंड में ये एक तरीके से सेलिब्रिटी बन गए थे। इनको इवेंट्स में इनवाइट किया जाता था अपना जलियांवाला बाग का इंसिडेंट शेयर करने के लिए। तो पूरा सेलिब्रिटी जैसा इनका फीलिंग था। बाद में वही सरदार उधम सिंह जो है वो इंग्लैंड में जाके उनको गोली मार दिया था। ये है सरदार उधम सिंह। ठीक है, 21 ईयर्स बाद उन्होंने अपना रिवेंज लिया था। और कैसे लिया था, तो एक इवेंट में ये जनरल डायर जो वो गए थे भाषण देने के लिए। सरदार उधम सिंह भी उस इवेंट में थे और उन्होंने बंदूक को, एक मोटा सा बुक था, बुक के बीच में छुपा के बंदूक अंदर लेके गए थे और ले जाके यहाँ पे इनको सामने से 4-5 गोली मार दिया। फिर ये अरेस्ट हो गए थे, इनको बाद में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या चीज़ था। अब वर्ल्ड वॉर 1 हमें पता है स्टार्ट हुआ था 1914, ख़त्म हुआ था 1918। तो 11 नवंबर 1918 को यानी कि ख़त्म होने के कगार पे आ गया था वर्ल्ड वॉर 1। उस टाइम में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। हिटलर ने खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया था। तो जर्मनी सरेंडर्ड। टर्की ने भी लड़ाई लड़ना बंद कर दिया। तो यानी कि ब्रिटेन यहाँ पे एक तरीके से जीत गई थी। जीतने के बाद टर्की से एक पीस ट्रीटी साइन करवाया गया और उस पीस ट्रीटी में टर्की के जो सुल्तान्स थे उनका बहुत सारा पावर छीन लिया गया। और टर्की के सुल्तान्स को कहा जाता था
कैलिफ्स या फिर खलीफास। और ये खलीफास लोग होते कौन थे? ये मुस्लिम रिलीजन के हेड को बोला जाता था। तो प्रॉफेट मोहम्मद जी के डेथ के बाद मुस्लिम रिलीजन को कौन आगे ले जाएगा? तो ये खलीफास ही आगे लेके जाते थे। तो इनका बहुत सारा पावर छीन लिया गया था, तो जिसके वजह से इंडियन जो मुस्लिम्स थे वो टर्की को सपोर्ट करने लग गए थे और ब्रिटेन के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि ब्रिटेन ने ही इनके रिलीजियस हेड का पावर छीन लिया था। तो इंडियन मुस्लिम सब एकजुट होने लग गए थे। इसी में दो भाई थे, दोनों भाई का नाम था हमारा मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये दो भाई है, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने मिल के एक इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट किया, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में इन्होंने बोला कि हम लोग अब ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे, वो लोग हमारे रिलीजन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनको बोला कि तुम्हारा दुश्मन भी ब्रिटेन है, हमारा दुश्मन भी ब्रिटेन है, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला ले। और हाथ मिला के उन्होंने जो खिलाफत मूवमेंट के जो मेंबर्स थे उनको बोला कि आप लोग भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो जाइए। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक यूनिटी बनने लग गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पूरा इंडिया पार्टिसिपेट कर ही रहा था, खिलाफत मूवमेंट में जितने भी मुस्लिम थे वो लोग भी पार्टिसिपेट करने लग गए। तो ये हिंदू मुस्लिम का यूनिटी का जो प्रेशर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर में धीरे धीरे पड़ने लग गया था। लेकिन बाद में ये खिलाफत मूवमेंट बंद हो गया था। इसका रीज़न क्या चीज़ था कि टर्की के जो प्रेसिडेंट थे, अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, टर्की में प्रेसिडेंट बने थे मुस्तफ़ा केमाल पाशा। तो मुस्तफ़ा केमाल पाशा ने ये जो खलीफास का जो पोस्ट था उस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया। अब जब पोस्ट ही नहीं रहेगा तो लड़ेंगे किसके लिए? तो ये जब ये पोस्ट नहीं था तो खिलाफत मूवमेंट भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। लेकिन तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर में बहुत प्रेशर पड़ चुका था। चलो, ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी हम लोग देखेंगे, बहुत लेंदी चैप्टर है, तो धीरे धीरे करके इसको कवर अप हम लोग करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का नोट्स आपको फिर वही व्हाट्सएप पे मिल जाएगा।